भाई साहब, अब बहुत सारे रिजल्ट्स उनकी तरफ बढ़ा जाए पहले, और उसमें निफ्टी का एक रिजल्ट आना था कल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का। एक काम करें सावंत साहब, एक तो आपने जवाब नहीं दिया, बहुत दिनों से गायब कहां थे आप? जी आशीष जी, वेकेशन पे गया था सिक्किम, दार्जिलिंग साइड पे। कैसा और रहा? आठ नौ वो दार्जिलिंग वाली बहुत ट्रेन पे अच्छा बैठे, रहा। वो धीरे धीरे जो चलती है। जी उसकी बुकिंग ही नहीं मिली आशीष जी, वो करीबन 15 मई तक कंप्लीटली बुकड है। ओहो हो। कैसा रहा? लेकिन सिक्किम में बहुत ब्यूटीफुल है ना? जी बहुत सुंदर है। अभी तक मुझे लग रहा था कि जो नॉर्थ साइड में घुमा था, मनाली काफी पसंद था मुझे, बट हाँ। सिक्किम में सारे एक्सपेक्टेशंस को सरपास करेगा, बहुत ही सुंदर है। चलिए, फ्रेश मूड के साथ आओ आप, जरा डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट टटोल के रखो, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के? डॉक्टर रेड्डीज के केस में मुनाफा आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे। 1307 करोड़ का है, अनुमान 1324 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पर इन्होंने नॉर्डकोर बैंड्स जो डाइवेस्ट किए हैं उसका एडजस्टमेंट किया है, जो प्रीवियस ईयर में 17% तक की ग्रोथ दिखा रहे थे। रेवेन्यू के फ्रंट पर 7083 करोड़ तक का फिगर देखने को मिला है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन 7347 करोड़ का था। एबिटा 15% बढ़कर आया 1872 करोड़, जहां पर अनुमान 2000 करोड़ के ऊपर का था। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे कि करीब 28% तक पहुंचेंगे, बड़े हैं लेकिन 26% पर ही कैप हो गए हैं। तो एबिटा और मार्जिन के फ्रंट पर एक मिस है। ये नॉन कोर ब्रांड की जो एडजस्टमेंट है मैंने आपको मेंशन किया, लेकिन आप देखिएगा यूएस बिजनेस में जहां पर सालाना अपटिक देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है। उस लिहाज से दबाव है, और दबाव बेसिकली वॉल्यूम्स और साथ ही साथ प्राइसिंग प्रेशर को लेकर उभर कर आ रहा है। इंडिया बिजनेस में अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर एक पिकअप जरूर देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिएगा यहाँ पर रशिया का कारोबार और इमर्जिंग मार्केट्स में हमने देखा है ईयर ऑन ईयर 4% की गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल जेनरिक बिजनेस आपने देखा ग्रो होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। इनका फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन मार्केट वाइज अगर आप देखेंगे रशिया के मार्केट में एक दबाव है, क्वार्टरली आधार पर यूएस के बिजनेस पर भी दबाव है, और इंडिया उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। एक और चीज़ होती है आशीष, स्पेशली जो यूएस सेंट्रिक कंपनीज होती हैं, उनमें एक तो होता है कि इस क्वार्टर में आपका कितने, जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, जैसे रेवलिमिड हो गया फॉर एग्जांपल। एक होता है यूएस की पाइपलाइन कैसी है। मैं जितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिल रहा था, वो ज़्यादातर लोगों ने थोड़ी सी रेटिंग वीक दी है इसको, क्योंकि यूएस की पाइपलाइन थोड़ी सी रिलेटिवली कमज़ोर लग रही है। तो आगे की अर्निंग्स पर थोड़ा प्रेशर पॉसिबल है। तो देखते हैं, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद इसमें हल्की सी दिक्कत आ सकती है स्टॉक में। दिक्कत आ सकती है, तो ठीक है, इसमें सिर्फ यूएस बिजनेस थोड़ा सी दिक्कत ज्यादा है। क्यू ऑन क्यू हर्षता जो मेंशन करी वीक, और जो एडिशनल इन्फो आई है पाइपलाइन रिलेटेड एक कंसर्न। अदरवाइज ठीक है, आए लग ठंडी रही थी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत। पिछले साल के नॉन कोर ब्रांड जो डाइवेस्ट किए थे उसको एडजस्ट करें तो 17% आई, 17% एक्सपेक्टेड थी, पर बाकी मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। क्या करना चाहिए सावंत साहब? चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है डॉक्टर रेड्डीज? नंबर्स तो इसका मतलब फीके फीके से हैं। तो आशीष जी, इस स्टॉक में जो 3 दिनों पहले हाई बना था करीबन 6400, 6400 का, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। दूसरी बात, अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसकी बेस बहुत अच्छी बनी थी, तो ये 2 दिनों का लो ब्रेक नहीं करता है। कल हालांकि इसने इंट्राडे में ब्रेक किया था, बट क्लोजिंग बिल्कुल उसी लेवल पे हुई है। तो जिनके पास पोजीशन है, कल की जो क्लोजिंग है करीबन 6250, 60 के इर्द गिर्द है, मेरे हिसाब से उनको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 6170, 6170। फ्रेश खरीदारी जिनको करनी है वो 6300 के ऊपर करे, यानी हार्डली करीबन 1% से भी कम ऊपर। 6300 के ऊपर आपको एक कन्विक्शन मिल जाएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 6250, और 6300 के ऊपर मुझे लग रहा है टारगेट होने चाहिए करीबन 6450 तक के। ओके, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, देखते हैं अब आज रिएक्शन कैसा रहता है। नंबर्स पे हो गई चर्चा। दूसरा, जिसकी अपन ने बिग स्टॉक में चर्चा करी थी, उन स्टॉक्स को पहले मेंशन कर लेते हैं। पिडिलाइट, मेरे ख्याल से यूनाइटेड ब्रेवरीज, और साथ साथ वोल्टास, इवन नवीन फ्लोरीन था। तो ये चारों नंबर्स जिस पे अपन ने अपफ्रंट थोड़ी चर्चा कर ली है,
उनके रिजल्ट्स पे बातचीत कर लेते हैं। हर्षदा कैसे रहे? वायदा के वैसे 7 नंबर्स है, इन पर रिएक्शन है, ये 4 कैसे रहे? पिडिलाइट के केस में परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है आशीष। प्रॉफिट 304 करोड़ पर आया है, 415 करोड़ का अनुमान था, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि रेवेन्यू का जो फिगर है और साथ ही साथ आपका एबिटा का फिगर, रेवेन्यू के फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन 2902 करोड़ के आसपास का, एबिटा 600 करोड़ पर एक्सपेक्टेड था, 575 करोड़ के आसपास आया, विच इज़ नॉट बैड। मार्जिन्स यहाँ पर 19.9% पर आए हैं, लेकिन इनकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, तो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल जो है वो 15.2% है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कंज्यूमर बिजनेस देखेंगे वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 13% के आसपास आई है, 10 to 12% का अनुमान था। B2B कारोबार में करीब 25% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी की कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी कह रही है कि इनके रूरल मार्केट्स ने दरअसल इनके अर्बन मार्केट से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी सॉफ्टनेस एनवायरनमेंट के चलते देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट डिमांड मीडियम टर्म में अच्छी रहेगी, उसको लेकर काफी कंपनी आश्वस्त है। अब आते हैं यूबीएल पर। तो यूबीएल के केस में हुआ क्या है, मुनाफे पर दबाव है, 81 करोड़ ही मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 8 गुना बड़ा जरूर है, लेकिन 100 करोड़ के ऊपर का अनुमान था। 20% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 190 करोड़ का फिगर कंपनी डिलीवर करेगी, आया है 143 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स बढ़े हैं, 6.7% पर आ रहे हैं, लेकिन 9.5% तक आने का अनुमान जरूर था। अब यहां पर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो 10.9% है, ठीक बीचों बीच, क्योंकि 10 से 12% तक का अनुमान था। प्रीमियम सेगमेंट की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार देखने को भी मिला है। 21% का इजाफा इधर बनकर आया है। वॉल्यूम अगर पिकअप हुई है तो वो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, यानी कि इनकी जो किंगफिशर अल्ट्रा है और किंगफिशर मैक्स है वहां पर मजबूत ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये यूबीएल का परफॉर्मेंस रहा। अब आएंगे वोल्टास पर। तो वोल्टास के केस में मुनाफा है 110 करोड़ पर, मुनाफे में दबाव देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ऑफ कोर्स 42% बड़ा जरूर है, लेकिन इबिटा में प्रेशर है, 218 करोड़ से घटकर ये 190 करोड़ पर आया। मार्जिन्स भी उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में हुआ क्या है, 27% तक की वॉल्यूम है और रूम एसीज में वॉल्यूम करीब 35% तक की देखने को मिली है। मार्केट शेयर रूम एसी का 18.7% पर आता हुआ दिखाई दिया है वर्सेस दिसंबर में जहां पर 19% था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स जो एमपी मार्केट है वहां पर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में करीब 38% तक का पिकअप जरूर देखने को मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो इनकी ऑर्डर बुक और बेहतर होती दिखाई दे रही है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आप नजरें रखेंगे। लगे हाथ में नवीन फ्लोरिन भी मेंशन कर दूं, यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी में एक हिट है, 48% घट कर आया है मुनाफे का आंकड़ा, ये 70 करोड़ पर आता हुआ। रेवेन्यू 14% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 602 करोड़ पर आया है। इबिटा और मार्जिन्स में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। इबिटा 45% घटा है, तो 28 या 29% के मार्जिन्स घटकर अब 18% पर आते दिखाई दे रहे हैं। परफॉर्मेंस बेहद खराब। ओके, ये है वो इंटरेस्टिंग नंबर्स। गावा सर, ये यूनाइटेड ब्रेवरीज का चार्ट देखिए, बेचारे 21% आय बढ़ाते हैं, मार्जिन 370 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर भी स्ट्रीट की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। पता नहीं कितना उम्मीदें ला के बैठे थी बाजार। मैं निकालता हूँ चार्ट यूनाइटेड ब्रेवरीज का, मुझे गलत चार्ट निकला जब मैंने आप बात कर रहे थे मुझसे। कई बार हाथ लड़ रहा था, यूनाइटेड ब्रेवरीज स्पिरिट्स के साथ दिक्कत आती है कई बार। बिल्कुल, थोड़ी आई थिंक आप मिस कर लूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि चार्ट नहीं निकल रहा है, गलत चार्ट निकल। एक काम कर आते आप क्या मिल गया? मिल गया। 2019 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से सेटअप तो सही है, बुरा नहीं है, डिप मिला है, लेकिन यहाँ से एक अप मिलना चाहिए। अगर आज का कल का लो है उसको भी संभाल कर चले, वो है करीब मेरे ख्याल से अराउंड 1950 के आसपास, 1970 के आसपास। 2100-2200 देखेंगे आते दिन में। इसमें अपमूव तो ऑन है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन अपमूव ऑन है यूनाइटेड ब्रेवरीज। अच्छा ठीक है, यूनाइटेड ब्रूअरीज। आशीष चतुर्मोता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या यूनाइटेड ब्रूअरीज? और लगे हाथ तो अगर वोल्टास भी है अगर आपके पोर्टफोलियो में, आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? अनुज, दोनों स्टॉक नहीं है, बट वोल्टास पे हमारा एक व्यू है। हमारा ये मानना है कि वोल्टास ने जो एक कॉस्ट एडवांटेज वोल्टास को पिछले 5-6 साल पहले मिल रहा था, वो
कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने देखा था कि जो कॉस्ट का एडवांटेज था वो पिछले 4 साल में मिसिंग हो गया था, और अब इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं वापस से ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। सोर्सिंग ऑलमोस्ट 40 से 50% सोर्सिंग दूसरे मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं, उसकी वजह से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हो जाता है। तो हमें लगता है कि वोल्टास के जो नंबर्स है वो काफी प्रॉमिसिंग है। मार्केट शेयर गेन वोल्टास करना शुरू कर चुका है, जो मार्केट शेयर लूज हो रहा था उसको अच्छी तरह से वापस से वोल्टास ने पिछले 2 से 3 क्वार्टर में गेन करना शुरू किया, और इसी वजह से आपने देखा किस तरह से एक शार्प रिकवरी स्टॉक के प्राइस में नीचे से हमें देखने को मिली, जहां स्टॉक ने ऑलमोस्ट 700-800 रुपए का जोन टेस्ट किया था, वहां से ऑलमोस्ट मोटा मोटी स्टॉक 100% की एक अपसाइड दिखा चुका है। और मेरे हिसाब से ये जो डिप अभी आई है 2-3 दिनों की, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जहां पर पे वापस से एक बेस बनेगा। हमारा मानना है फंडामेंटली 1600 से 1700 रुपए की वैल्यू वोल्टास के स्टॉक में इन द मीडियम टर्म देखने को नजर आ सकती है। ये दोनों नहीं है पोर्टफोलियो में। यूबीएल तो मुझे समझ में आता है, जो फंड मैनेजर को पसंद नहीं वो नहीं। एसी तो इस्तेमाल करते होगे यार आप? इसके भी बहुत सारे आशीष ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि डिक्सन एक बहुत ही बेहतरीन एक तरीके का कंपोनेंट प्लेयर था, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट डिक्सन को मिला। तो आप देखेंगे जो ग्रोथ डिक्सन के अंदर हमें देखने को मिली, टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की, वो एक सेक्टर के अंदर में अगर से हमें बेट लेना था तो वहां पर पे हमें कंफर्ट ज्यादा थी। हाँ। जहां तक के बात यूनाइटेड ब्रूअरीज की, इसके बदले हमने ठीक है। वीबीएल वरुण बेवरेजेस पे फोकस किया, और हमें लगता है जिस तरह से ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वीबीएल कर रहा है, एक बड़ा बेनिफिट वीबीएल को देखने को नजर आया। हाँ, सही बात है। आशीष जी वैसे आप लोग जानते नहीं हो तो बता दूं, मैं और हम दोनों आशीष जो हैं टी टॉटलर्स हैं। तो अच्छा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज आईपीओ बाजार भी गर्म है, उस पर आस्था से बातचीत करनी है, और इलेक्शन सिलेक्शन में चतुर्मोता साहब और सावंत साहब की बढ़िया सी पिक्स भी जाननी है। हर्षदा, बाकी के वायदा वाले नंबर्स कौन से? आईजीएल पर ध्यान रहेगा आशीष, यहाँ पर भी खराब प्रदर्शन है। प्रॉफिट आया 383 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू करीब 3596 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में हम देखेंगे 558 करोड़ का फिगर, मार्जिन्स इनफैक्ट 14.5% पर आए हैं। आईजीएल की बात हो रही है। एबिटा पर एससीएम 4 क्वार्टर लो पर है। वॉल्यूम्स में पिकअप जरूर देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम 3% कम है जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा था उसके सामने। गाइडेंस क्या था? 9 MMS CMD, इन्होंने डिलीवर किया 8.73 MMS CMD FY24 के लिए। चंबल फर्टिलाइजर भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 96 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू थोड़ा सा नरम है, और एबिटा में हम देख रहे हैं ग्रोथ है, 166 करोड़ के आसपास तक की एबिटा ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप अगर मार्जिन्स देखेंगे 3% से बढ़कर ये 6.3% पर आए हैं, तो वैसे परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आते हैं इंश्योरेंस कंपनियों पर। मैक्स फाइनेंशियल पर नजरें रहेंगी। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 17% का इजाफा, टोटल एपीई 13% बढ़ी है, रिटेल एपीई में 6% तक का इजाफा देखने को मिला है। वीएनबी और वीएनबी मार्जिन्स अब आएंगे आपकी स्क्रीन पर। वीएनबी करीब 7% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ऐसे ही आप पीबी फिनटेक पर भी ध्यान दीजिएगा, मजबूत तिमाही रही है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, पीबी फिनटेक के केस में नेट प्रीमियम 43% बढ़ा है, रेवेन्यू 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनके केस में अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्जिन्स भी एक्सपैंड होकर 27% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आई है करीब करीब 60 करोड़ के आसपास। ऑनलाइन बिजनेस में स्केल देखने को मिल रहा है, उसका पूरा फायदा यहां पर बनता दिखाई दिया है। प्रीमियम जनरेटेड 43% बढ़ता हुआ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स में 285 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। करंट रिन्यूअल रेट भी अच्छी खासी बढ़ती दिखाई दी है। हर पैरामीटर पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। न्यू इनिशिएटिव्स वाला बिजनेस ज्यादा बेहतर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकर आते हैं आपके लिए वो पूरा ग्राफ गुड बैड अगली का। अच्छी कैटेगरी में ज्यादा नंबर्स आपको दिखाई देंगे आज। जुपिटर वैगन्स आय 57% बढ़ी, मुनाफे में 167% का इजाफा। केईसी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, 83% मुनाफा बढ़ा, 12% आय बढ़ी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के केस में आय 3% ही बढ़ पाई है, लेकिन मुनाफे में 33% तक का इजाफा है। आईआरबी इंफ्रा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, 45% मुनाफे में ग्रोथ, 27% यहाँ पर इनकी आय में ग्रोथ है। और जिंदल 100 के केस में भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ती हुई 61% तक का इजाफा देखने को मिला है। लेटेंट व्यू के केस में 4% आय ग्रोथ है, एबिटा ग्रोथ है, लेकिन मुनाफे में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर्स में प्रेशर देखने को मिला है, और डेल्टा कॉप के केस में आय में दबाव है, एबिटा में भी दबाव है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है वो तमाम नंबर्स। रखिए ये सारे स्टॉक्स न्यूज को रडार पे, खबरों मतलब रिजल्ट वाले स्टॉक्स को रडार पे, और इस बीच
बहेती साहब ने करेक्ट किया है मुझे, दरअसल तीनों आशीष टी टॉटलर्स हैं। तो सॉरी बहेती साहब, मैं तो ऐसे ही जज्बातों में बह गया था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है। वैसे दोनों बाकी आशीष तो एक्चुअली हैं। कुछ और खबरें वाले स्टॉक्स हर्षदा? पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंपनी और इसके एक जेवी पार्टनर को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट है 343 करोड़ का। इसमें कंपनी का हिस्सा करीब 120 करोड़ का रहेगा। LTI माइंडट्री ने IBM के साथ करार किया है एक AI सेंटर, जनरेटिव AI सेंटर दरअसल इंडिया में खोलती हुई दोनों एंटिटीज दिखाई देंगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी फोकस में है। कंपनी की इकाई डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेज ने एक नया पैक्ट नोकिया के साथ साइन किया है। डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे कुछ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। तो ये सभी वो स्टॉक्स आज फोकस में। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट्स का तड़का ऐड कर देता हूं। आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO आज से खुलने जा रहा है। 300 से 315 रुपए का प्राइस बैंड है। 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। दूसरा TBO टेक, इसका IPO आज से खुलेगा। ये दोनों ही IPO जो आज खुल रहे हैं फ्राइडे को बंद होंगे। 875 से 920 का प्राइस बैंड, 1550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और एक तो ऑलरेडी खुला हुआ है वो इंडीजीन, जो आज बंद होगा, उसकी 1840 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। तो सब डिसेंट साइज्ड IPOs इस समय बाजार में खुले हुए। आस्था क्विकली रन थ्रू कर लेते हैं। जो अवॉइड है वो तो अवॉइड ही है। इनमें तीनों में सब्सक्रिप्शन का मन है क्या? है तो सबसे प्रिफर्ड पेकिंग ऑर्डर में कौन सा है वो भी बता दें। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे TBO टेक अच्छा लगता है क्योंकि एक तरह से ये ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री को केटर करता है। 100 कंट्रीज में इनका काम है, तो इनका बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग है। दूसरी तरफ आधार हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि ये भी आज खुलने वाला है और देखा जाए तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की ये कंपनी है। 4% मार्केट शेयर इनका है। ब्लैकस्टोन बैक्ड ये कंपनी आ रही है मार्केट में IPO लेके, और बेसिकली लो इनकम ग्रुप को ये लोग सर्व करते हैं, जिसमें कि 1.5 मिलियन तक के टिकट साइज के ये लोग लोन देते हैं। तो ये भी एक काउंटर अच्छा है, यहाँ पे भी हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। और जो तीसरा IPO आज बंद होने जा रहा है इंडीजीन, वो भी अच्छा लगता है क्योंकि वो एक अलग ही काम में है, जहाँ पे कि वो लोग डिजिटल लेड कमर्शियलाइजेशन सर्विसेज देते हैं फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस इंडस्ट्री को। तीनों IPOs अच्छे हैं। सबसे पहले मैं रैंकिंग का ऑर्डर दे देती हूँ। इंडीजीन को नंबर 1 पे रखा जा सकता है। तो इंडीजीन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बिजनेस मॉडल यूनिक है, निश बिजनेस एरिया में ये है और कंपनी का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद शानदार है। तो इंडीजीन के IPO पे पहला इसको रेटिंग दी जा सकती है। अगर किसी को एक ही में लगाना हो तो वहां लगाएं। दूसरे नंबर पे TBO टेक को रखा जा सकता है क्योंकि TBO टेक की बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल भी काफी बढ़िया है और जिस तरह से अभी टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती जा रही है, ट्रिलियंस में ये इंडस्ट्री है, तो इनके लिए जो काम है वो बढ़ता ही रहेगा। तो दूसरे नंबर पे TBO टेक को रखने की सलाह है। दोनों ही IPO में लिस्टिंग गेन भी होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। तीसरी तरफ आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक ही चीज लगती है कि हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की जब कंपनियां उतरती हैं तो वो कुछ बहुत अलग लेके नहीं आ पाती मार्केट में, क्योंकि सबका बिजनेस मोर और लेस सेम ही रहता है। तो यहाँ पे बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन ओके है, बहुत ज्यादा कम वैल्यूएशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, लेकिन ठीक ठाक लिस्टिंग गेन होंगे। बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना रखते हुए इसमें लगाया जा सकता है। तो तीनों ही IPO अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी एक में लगाना हो तो इंडीजीन में लगाइए, 2 में लगाना हो तो इंडीजीन और TBO टेक में लगाइए, और अगर ऐसी परिस्थिति की तीनों में लगा सकते हैं तो तीनों में लगाइए, लेकिन आधार में लिमिटेड लिस्टिंग गेन का मन रखते हुए लगाइए। परफेक्ट है। आस्था को वैसे कल भी रिक्वेस्ट करी थी, कल आस्था ले नहीं पाए थे, सॉरी, क्योंकि कल बड़ा न्यूज फ्लो का दिन था, लेकिन तीनों के लिए ब्यूटीफुली तीनों सब्सक्राइब है, पर अपना रिटेल के पास पैसा लिमिटेड है, तो आस्था ने बड़े तरीके से पैकिंग ऑर्डर दे दिया है। सबसे अच्छा आज बंद होने वाला इंडीजीन, दूसरा TBO टेक और तीसरा है उस पैकिंग ऑर्डर में आधार। डिसाइड कर लीजिए, हैं तीनों अच्छे। क्विकली आज के इलेक्शन सिलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। चतुर्मोता साहब और सावंत साहब को रखिए स्क्रीन। सावंत साहब, अपना आइडिया था कि 1 महीना बचा इलेक्शन वर्डिक्ट आने में, आउटकम आने में, ऐसे में पोजिशनली आप लोग सबसे बढ़िया पिक कौन सी, कहां दाव लगा रहे हो, ये जानना था। कौन सा स्टॉक?
तो आशीष जी, मेरा ये नजरिया है कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन टू एक डिप करीबन और थोड़ी सी भी आए, बट ओवरऑल इलेक्शन डे यानी 4 जून रिजल्ट के पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी करीबन एक बार 51-52,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं एक बैंक निफ्टी का एक मेजर कंपोनेंट आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसको 1110 से लेके 1120 के बीच डिप मिल जाए, मुझे लग रहा है आजकल में मिल जाएगी, यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगेंगे, स्पॉट क्लोजिंग 1085 पोजिशनल ट्रेड होगी। यहाँ से टारगेट्स होंगे 1185 से लेके 1200, 1185 टू 1200। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का ये एक अहम कंपोनेंट है, और अगर इस लेवल तक बैंक निफ्टी को जाना है तो एचडीएफसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक का चलना बहुत जरूरी होगा। 1185 से 1200 ये है पोजिशनल टारगेट्स। बढ़िया, हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक रखे रडार पे। चतुर्मोदा साहब, इलेक्शन सिलेक्शन का पिक दीजिए ना कोई बढ़िया वाला। बिल्कुल। तो आशीष देखिए, हमारा मानना है कि डिफेंस की जो थीम है वो एक बहुत बड़ी थीम है, और अगर से ये गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है तो काफ़ी रिफॉर्म्स, काफ़ी जो केपेक्स साइकिल है वो डिफेंस की इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का केपेक्स हमें लगता है कि पूरा डिफेंस के अंदर में होता हुआ नजर आएगा, और उसके अंदर में आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स एक हमारी प्रेफर्ड बेट काफ़ी लंबे समय से रही है, और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। ये जो डिप आई है 5-7 दिनों की, ये मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा, क्योंकि भारत डायनेमिक्स जो है वो गाइडेड मिसाइल्स के अंदर में एक तरीके का मोनोपोली प्ले है इंडिया के अंदर में, जहां पर पे हमें लगता है कि जो बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का है, यानी कि करंट जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है, जबकि टॉप लाइन 2500-2600 करोड़ के आसपास की है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20 से 21% की हमें देखने को नजर आ रही है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को नजर आती है, और ओवरऑल जो गाइडेड मिसाइल की अपॉर्चुनिटी साइज है वो करीब 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ सालों में, तो जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आती है। 2300 से 2400 के लक्ष्य हम समझते हैं टेक्निकल प्रोजेक्शन के बेसिस पर भारत डायनेमिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और भारत डायनामिक्स, ये हैं आज के इलेक्शन सिलेक्शन पिक्स। ट्रांजिशन करने का वक्त, मुनाफे की तैयारी से पहला सौदा में।